नमस्कार दोस्तों, हर्ष के साथ राज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूजीसी नेट की तैयारी करने वाले सभी छात्र, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट के हों, उनको प्रथम पेपर की तैयारी करनी होती है। तो जब आप प्रथम पेपर के सिलेबस देखेंगे तो उसमें यूनिट 9 है। यूनिट 9 में आप जब सब टॉपिक देखेंगे तो उसमें क्योटो प्रोटोकॉल का स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है। तो इस लेक्चर में हम सभी क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे। दोस्तों, आपको पिछले लेक्चर में मैंने अर्थ समिट के बारे में, रियो समिट के बारे में बताया था। उनसे 3 संगठन निकले थे, जिनमें से UNFCCC भी था। तो क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि मैं प्रथम पॉइंट में लिखा हूँ, क्योटो प्रोटोकॉल जो है UNFCCC के COP3 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 3 जापान के क्योटो में 1997 में इस प्रोटोकॉल पर जो है सहमति बनी और 2005 जो कि 2005 से ये लागू हुआ। तो आपको याद रखना है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, अर्थ समिट में जब मैं आपको लेक्चर बताया था तो UNFCCC किससे संबंधित था, तो जलवायु परिवर्तन से था। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में आपसे स्पष्ट पूछा जाएगा कि क्योटो प्रोटोकॉल किनसे निकला है, तो UNFCCC से निकला है। तो और ये कॉप जो कि जापान के क्योटो शहर का नाम है, तो इसी से इनका जो नाम रख दिया गया क्योटो प्रोटोकॉल। ये कब आया है, तो 1997 में, और विधिवत रूप से लागू कब हुआ, तो 2005 में। तो 2005 में ये लागू हुआ। और सेकेंड पॉइंट है, यह एक अंतर्राष्ट्रीय जो है अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। क्या है? यह एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है और बाध्यकारी कानून है। क्या है? बाध्यकारी कानून है। तो आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। अब सभी के मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। तो इसके अंतर्गत औद्योगिक देश के लिए ग्रीन हाउस गैस GHG ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना है। आपको संक्षेप में जानना है, यूजीसी नेट में अंदर से नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इसका जो मूल उद्देश्य है, क्योटो प्रोटोकॉल का क्या मुख्य उद्देश्य है, तो जो कि औद्योगिक देश हैं के अंतर्गत ग्रीन हाउस गैस को उत्सर्जन को कम करना है। जो कि औद्योगिक देश हैं, विकसित देश हैं, वो बहुत ही औद्योगिकरण के दौर में आगे बढ़ने के कारण ग्रीन हाउस गैस जो भी हैं उनको बहुत ही वहाँ से उत्सर्जन हो रहा है, उनको कम करना है। तो हम देखते हैं कि इनमें 6 ग्रीन हाउस गैसें हैं, जिनमें से कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, CH4 है, मीथेन है, HFC है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, N2O है, नाइट्रस ऑक्साइड है, PFC है जो कि पेरीफ्लोरेटेड जो कि कंपाउंड है, और SF6 है जो कि सल्फर हेक्साफ्लोराइड हैं। तो आपको याद रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि ग्रीन हाउस गैस में कौन से गैसें नहीं हैं या कौन से गैसें हैं। तो आपको ये मुख्य रूप से 6 ग्रीन हाउस गैस को आपको याद रखने, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन है, HFC है, N2O है, PFC है और SF6 हैं। तो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर व अनुमोदन किया है, साइन भी किए, साथ ही इनका जो सहमति है अनुमोदन भी कर दिया। कब किया गया है, तो 2002 में। आपको ये बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है, भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। मैंने जो कि यहाँ पर सेकेंड पॉइंट में आप लोगों को बताया कि ये बाध्यकारी कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून और बाध्यकारी कानून है। लेकिन ये बाध्यकारी किनके लिए है? विकसित देश, औद्योगिक देश के लिए ये बाध्यकारी है। लेकिन यहाँ पर मैं स्पष्ट रूप से लिखा हूँ कि भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है। तो आपको ऑप्शन बना के पूछा जा सकता है। और जो लास्ट क्योटो प्रोटोकॉल से जो मैं निष्कर्ष बता रहा हूँ कि इन 6 जो ग्रीन हाउस गैस हैं, ये औद्योगिकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक तापमान, जो कि आप देखते हैं ग्लोबल वार्मिंग है, और जलवायु परिवर्तन का जो जिम्मेदार माना जाता है, इन्हीं सब के कारण से। तो दोस्तों, आपने जाना इस लेक्चर में कि क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ से निकला है और इससे ये कब लागू हुआ और कब ये आया
और इनमें कौन कौन सी गैसें हैं और इनमें कौन से देशों को जो है बाध्यकारी कानून के रूप में रखा गया है। तो दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा? प्रथम पेपर को ऑलमोस्ट मैं अच्छे रूप से आपको देखने में यूनिक लगेगा और एग्ज़ाम ओरिएंटेड सिर्फ फोकस रहेगा। तो आप मेरे चैनल से जुड़ें। थैंक यू, धन्यवाद।